वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ है एडवोकेट श्याम पारेख जो कि जयपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कानून गुरुज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाइंट और लॉयर को कनेक्ट करने का एक ब्रिज ब्रिज का काम करता है। ऑल लीगल प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है कानून गुरुज। सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम। नमस्कार। अ, श्याम पारिक जो राजस्थान उच्च न्यायालय में पिछले 20 वर्ष से राजस्थान उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय उनसे उसमें वकालत कर रहा हूँ। काफ़ी बेसिकली सिविल केसेस है उनको डील करता हूँ और अभी भी काफ़ी बैंक्स के पैनल पे हूँ। मुख्य इंडियन बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स भी है और कई एनबीएफसी कंपनीज भी है। इसके अलावा करीबन 6-7 साल से कुछ एनजीओज है उनके भी केसेस देख रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो सर, कैसा अब तक का रहा, मतलब किस तरीके के चैलेंजेस आए? आप 20 साल का सफर बहुत लंबा सफर होता है अपने आप में, और एज ए एक्सपीरियंस्ड लॉयर भी, एज अ सीनियर लॉयर भी। तो क्या ऐसे अच्छे मोमेंट्स थे इस टाइम ड्यूरेशन में? काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है वैसे तो। स्टार्टिंग की अगर बात करूँ तो पहले स्टार्टिंग के इयर्स में और अभी जो रिसेंटली जो लास्ट 5 to 6 इयर्स है उनमें काफ़ी चेंजेज हैं। पहली चीज़ तो पहले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं होता था, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध है। आपके जैसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे जाके भी काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है एडवोकेट्स को। तो पहले जो बेसिक्स थी वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हुआ करती थी, उसमें और अब में काफ़ी चेंजेज आ गए हैं मतलब। इसके अलावा जो काफ़ी सारे लॉज हैं उनमें भी अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेज हुए हैं और लॉयर्स तो वैसे भी मतलब डे टू डे उसमें चेंज होता रहता है, नया कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिला मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक। बिल्कुल सर। जब ने काफ़ी जब काफ़ी अच्छा हमने स्टार्टिंग सफ़र रहा है आपका। जब हमने स्टार्ट किया था उस वक़्त तो बेसिक 3 इयर्स लॉ वाला कोर्स थे, तो वो 3 इयर्स लॉ से निकल के आते थे लोग। अब 5 इयर्स लॉ वाला कोर्स भी स्टार्ट हो गया है। काफ़ी सारे कॉलेजेस भी आ गए हैं, कई कंपनीज़ भी आ गई है। तो इससे इस कारण से भी अब थोड़ा चेंजेज़ आया है मतलब नए नए जो लड़के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट आ रहे हैं। जुडिशरी में भी काफ़ी चेंजेज़ आए हैं। 2 दशक का सफ़र काफ़ी लंबा होता है और इस सफ़र ने काफ़ी आपको सिखाया है। तो आज का हमारा टॉपिक है विल, वसीयत। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे व्यूअर्स के लिए। और सही मायने में ये जो टॉपिक है, बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है। जो लिटिगेशन की जो पेंडेंसी है इन दिनों कोर्ट्स में, वो काफ़ी ज़्यादा जो है विल से रिलेटेड देखी जाती है। इसमें सर मैं ये जानना चाहूँगी सर, ये विल क्या चीज़ है? वसीयत क्या होती है? वैसे हर बुक्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक सिंपल वे में एक जो इसका एक्सप्लेनेशन है, वो हमारे व्यूअर्स आपसे चाहेंगे। यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्योंकि बिल बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है एक तो और लिटिगेशन भी काफ़ी ज़्यादा बिल्स के होते हैं मतलब। तो मुख्य चीज़ जो है ना विल एक तरह से इच्छा पत्र है, हिंदी में इसको इच्छा पत्र भी कहते हैं कि विल मतलब है कि कोई भी व्यक्ति व्यक्ति की अगर वो डेथ हो जाती है या डेथ से पहले उसकी जो अंतिम इच्छा है, जो उसकी संपत्ति जिसको वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो अंतिम जो बात है या अंतिम इच्छा है वो उसका लीगल डिक्लेरेशन है एक तरह से, कि वो अपना लीगल डिक्लेरेशन देके आता है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति किसको ट्रांसफ़र होगी। वो ही जो इच्छा पत्र है, वही उसको ही हम विल कहते हैं मतलब। इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 2H के तहत विल की डेफिनिशन भी जो है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी खुद की स्वयं अर्जित संपत्ति हो, खुद की स्वयं की, वो संपत्ति का लीगल डिक्लेरेशन कि वो आगे जाके उसकी डेथ के बाद वो संपत्ति किसको ट्रांसफ़र होगी, किसको जाएगी, वही डिक्लेरेशन जो है वही विल कहलाती है। यानी कि सर और एक लीगल डिक्लेरेशन होती है विल। हाँ, एक लीगल डिक्लेरेशन है एक तरह से। और क्योंकि विल जो है ना कई 3 तरह की होती है बेसिकली। प्रिविलेज बिल, प्रिविलेज बिल और लास्ट विल। प्रिविलेज बिल जो है जैसे कुछ कुछ जगह पे जैसे मान लो फौज में कोई व्यक्ति काम कर रहा हो
फौज में है मतलब या किसी कंपनी में है, तो उसको एक विशेष राइट्स दिया जाता है कि वो वहाँ पे विल करे और मतलब वो कोई भी अपनी इच्छा बता दे और वो इच्छा जो है वहाँ पे जो उनको 2 लोग प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो उनकी विल को लिख ले और वो एज ए रजिस्टर्ड विल जैसे मानी जाती है, तो उनको प्रिविलेज दिया जाता है। तो जो विल जो है वो रिटर्न में भी हो सकती है और विल जो है वो ओरल भी हो सकती है, लेकिन ओरल विल में थोड़ा-सा उसको प्रोवाइड कराना पड़ता है। रिटर्न विल जो है ना वो लीगली दोनों विल वैसे तो लीगली लेकिन रिटर्न विल ज़्यादा सही होती है मतलब। एक होती है अनप्रिविलेज्ड विल जो कि साधारण विल होती है जिसमें आम बोलचाल की भाषा में हम जो वसीयत करते हैं, वो अनप्रिविलेज्ड विल है। एक होती है लास्ट विल जैसे मान लो कोई अ, जेल में बंद है, कैदी है, वो चाहता है कि उसकी अंतिम इच्छा होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको आगे किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता है। और वो ट्रांसफ़र जो है वो कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब बिल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो किसी को फ्री है, मतलब किसी को भी दे सकता है मतलब बिल। बिल देने वाला सक्षम होना चाहिए, मेन मुख्य चीज़ ये है कि वो सक्षम होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये 2-3 चीज़ जो है वो और एक मेजर होना चाहिए 18 ईयर्स से ऊपर। तो वो किसी को भी किसी भी व्यक्ति को मतलब उसकी फैमिली से या किसी अदर को वो विल दे सकता है मतलब। ये तो इस तरह से विल 3 तरह की होती है। प्रिविलेज विल, अनप्रिविलेज्ड विल और लास्ट विल। अधिकांश जो हमारे यहाँ पे है वो अनप्रिविलेज्ड विल जो है उसका यूज़ किया जाता है। किस फॉर्म में विल होती है सर? रिटन में होती है या फिर ये वर्बल में होती है या किस फॉर्म में एक्सेप्ट होती है? एज़ अ कोर्ट में जब हम इस चीज़ को पेश करते हैं, तो कोर्ट किस फॉर्म में इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या क्या कंडीशन होती है इसके एक्सेप्टेंस की? देखिए मैडम बिल जो है उसकी कंडीशन जो है मुख्यतः मैंने बताया आपको पहले भी कि एक तो मेजर होना चाहिए विल करने वाला मतलब एडल्ट 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, स्टेटस ऑफ माइंड उसका ठीक होना चाहिए, तो वो विल कर सकता है। और रिटर्न फॉर्म में ही मतलब भी कर सकता है और जो है जैसे कुछ जगह पे जहाँ वो कंडीशन कुछ ऐसी है उसकी कि वो बोल नहीं सकता या कुछ है तो वहाँ सर का जो प्रिविलेज बिल है उसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको 2 लोग ऐसे प्रोवाइड करवाता है क्योंकि उसकी बिल को उस समय रिटर्न कर सके और मुख्य चीज़ एक और है कि उस बिल के अंदर जो मेन चीज़ है वो है 2 विटनेस गवाह। उन 2 गवाहों के सामने जो बिल रिटर्न की गई है, वो मेन चीज़ होती है। उन 2 गवाह ही जो जो विटनेस है, वो ही उसको अटेस्टेड करते हैं कि हाँ, ये बिल सही है। सर ये बताइए कि प्रोबेट और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? क्यों इनकी इतनी ज़रूरत पड़ती है या इनका क्या मीनिंग है? क्योंकि ये तो लीगल वर्ड्स हो गए। ईज़ी लैंग्वेज में अपन इसे क्या कहेंगे? देखिए वसीयत जो है ना विल का किसी भी सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। विल विल मतलब है अंतिम इच्छा और अंतिम इच्छा से पहले मतलब मृत्यु से पहले विल कितनी बार भी लिखी जा सकती है। उसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है मतलब 4 बार, 5 बार, 10 बार। बस जब लास्ट विल जो है ना, वही लास्ट विल ही एग्ज़ीक्यूट हो सकती है। मतलब लास्ट विल ही मानी जाती है। मरने से पहले जो लास्ट विल लिखी गई है, वही विल मानी जाती है और आफ्टर डेथ विल एग्ज़ीक्यूट होती है। मतलब डेथ से पहले तो प्रॉपर्टी ओनर जो है, जो भी है और मूवेबल, इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ की विल हो सकती है। कोई बॉन्ड हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की विल हो सकती है अकॉर्डिंग टू इंडियन सक्सेशन एक्ट ये सॉरी 1925 और ये दोनों विल जो मरने से पहले जो है वो विल लिख दी गई है और मरने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए या तो आप कोर्ट में जाते हैं जब आफ्टर डेथ तो कोर्ट जो है वो उस विल को अ, उस विल के ऊपर ऑर्डर देता है ठीक है इस ये जो विल है इसका प्रबंधन जो है जो भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया वो उसका प्रबंधन कर सकता है मतलब मैनेजमेंट कर सकता है इसी को प्रोवेट कहते हैं मतलब विल का कोर्ट के द्वारा कोर्ट के ऑर्डर्स के द्वारा एग्जीक्यूशन कराना वो प्रोवेट कहलाता है वो विल है वो विल रिटर्न हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है वो रजिस्टर्ड हो तो विटनेस के सामने लिखी गई विल वो भी लीगली वैलिड होती है जैसा कि सर बातें चल रही हैं कि विल 2-3 तरीके से बनती है, पहली, दूसरी, तीसरी।
यानी कई विल्स बनती है, तो क्या प्रीवियस विल को हम कैंसल करा सकते हैं या कैंसल हो सकती हैं? बिल्कुल मैम, प्रीवियस विल कैंसल हो सकती है। जैसे मान लो आपने फर्स्ट विल की, उसके बाद आप सेकंड विल करना चाहते हैं, तो आप अपनी सेकंड विल के अंदर प्रीवियस विल का हवाला देते लिख सकते हैं कि मेरी प्रीवियस विल थी वो कैंसिल करता हूँ मैं, ये मेरी सेकंड और लास्ट विल है। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो आपने नोटराइज या वैसे ही साधारण विल लिखी हुई है, तो आप उसके अंदर पहली विल का हवाला देते हुए कह दें कि वो फर्स्ट विल जो है वो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये मेरी लास्ट विल है, सेकंड और लास्ट विल, तो वो कैंसिल मानी जाएगी। मान लो आपने इसको रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, रजिस्टर्ड करा रखा है, तो आपको वहाँ पे सब रजिस्टर ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या जो मेरी प्रीवियस विल है उसको कैंसिल किया जाए, कैंसिल समझी जाए, कैंसिल की जाए, और ये मेरी लास्ट और सेकंड विल होगी, तो प्रीवियस विल कैंसिल हो जाएगी। तीसरा तरीका, आप प्रीवियस विल को आप फाड़ भी सकते हैं, मतलब अगर कहीं रजिस्टर्ड नहीं है तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, और वो जो लास्ट विल है वो मरने से पहले जो विल लास्ट लिखी गई वो ही विल लास्ट विल मानी जाएगी, और वो ही आफ्टर डेथ एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से अपन प्रीवियस विल को कैंसिल करा सकते हैं। जी सर। सर, विल की जो ड्राफ्टिंग होती है वो किस तरीके से होती है और किस तरीके के प्रिकॉशंस हमें जो है इसकी ड्राफ्टिंग के टाइम पे रखनी चाहिए? यानी ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग हम किस तरीके के ऐसे प्रिकॉशंस रख के चलें ताकि आगे जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए या लिटिगेशंस में इश्यूज नहीं आए? बिल्कुल सही पूछा। एज एन एडवोकेट किस तरीके की ड्राफ्टिंग आपको करनी चाहिए? एज एन एडवोकेट देखिए, विल एज एडवोकेट के थ्रू ही, किसी भी अच्छे एडवोकेट के थ्रू ही विल बनानी चाहिए, क्योंकि उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है वही मुख्य होती है। मतलब अ, जो टेस्टर है, जो वसीयत करता है, उसका पूरा एड्रेस उसमें आना चाहिए, उसकी अ, जो वो प्रॉपर्टी विल करना चाहता है उसकी पूरी डिटेल उसमें होनी चाहिए, जिसको वो कर रहा है, जो बेनिफिशियरी है उसकी पूरी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है उसका मतलब, क्योंकि विल जो है वो सिर्फ सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की हो सकती है, जो उसने खुद ने अर्जित की है। अब वो चाहे बाय वे विल हो, या किसी गिफ्ट के द्वारा भी उसके हाथ प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो खुद की अर्जित हो, वो पैरेंटल प्रॉपर्टी की विल नहीं हो सकती है, या पैरेंटल प्रॉपर्टी की विल जो है वो लीगली सही नहीं है, वो तो सिर्फ सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की ही विल हो सकती है। तो वो उसके अंदर इस चीज का भी हवाला होना चाहिए कि हाँ ये मेरी स्वयं की अर्जित प्रॉपर्टी है। तो और उसके अंदर दो विटनेस, जो कि दोनों विटनेस जो है मेजर होने चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए, मतलब सक्षम होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, और वो वसीयतकर्ता को विल में जो कंटेंट लिखे हुए हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इस विल में इसके कंटेंट क्या है। अगर उसको कंटेंट की पूरी जानकारी है, उसके जो विटनेस है वो जो अटेस्टेड कर रहे हैं विल को, वो सही है, उसके अंदर प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल है, और वसीयतकर्ता और बेनिफिशियरी दोनों का डिटेल सही है, तो विल एकदम वैलिड होती है, लीगली बिल्कुल सही है, और चाहे वो जरूरी नहीं है उसको रजिस्टर्ड कराओ या अनरजिस्टर्ड कराओ, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि विल को रजिस्टर्ड करा देना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है, और उसको जब भी कोई विल को चैलेंज करता है या कोर्ट में लेके जाता है, लिटिगेशन में लेके जाता है, क्योंकि वो सरकारी है, तो इसलिए वो एविडेंस के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, मतलब उसका एविडेंस अच्छा एविडेंस माना जाता है, इसलिए विल को रजिस्टर्ड कराना ज्यादा बेटर होता है। जी सर। यदि सर कोई आदमी बिना विल के मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्योंकि अगर ये बिना सिचुएशन कई बार देखने को मिलती है। एक्चुअली बिना विल के निर्वसियती अगर किसी की डेथ होती है विदाउट एनी विल, तो जो प्रॉपर्टी हो क्योंकि अब हमारे यहाँ अलग अलग लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ की यहाँ हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, वो जो जो प्रॉपर्टी है वो इंडियन सॉरी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत डिवाइड होती है। अगर मान लो किसी भी मेल उसकी डेथ होती है, मेल की, तो उसकी प्रॉपर्टी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है सेक्शन 6 के तहत, उसकी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ में, उसकी मतलब उसकी विडो में, उसकी मदर में, और उसके बच्चों में इक्वली शेयर जो है उसके हिसाब से, वो सक्सेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी उसके अंदर डिवाइड हो जाती है। वाइफ, विडो और डॉटर सन, मान लो उनके एक मेल है, उसके दो बच्चे हैं, एक उसकी वाइफ विडो है और एक उनकी मदर है, तो जो 1 2 3 4 शेयर, वन बटा फोर, वन बटा फोर, वन बटा फोर, वन बटा फोर, चार शेयर बड़ा इक्वली सक्सेशन एक्ट के तहत
हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत डिवाइड हो जाएंगे। और अगर बिल्कुल सर। स्त्री की संपत्ति है, ये इसकी सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी की अपन बात कर रहे हैं। अगर कोई स्त्री है, उसकी डेथ हो जाती है, फीमेल की डेथ हो जाती है, तो उसके पति में और उसके बच्चों में इक्वली शेयर बढ़ जाएगा फर्स्ट क्लास के तहत, सेक्शन 8 की जो फर्स्ट जो लीगल ईयर्स है ना उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ये काफी इस तरह से हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत डिवाइड होता है, अगर उसने विल नहीं किया है तो अपनी प्रॉपर्टी। बिल्कुल सर। सर 20 साल का आपका ये सफ़र रहा है, 20 साल का आपका प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस रहा है और आप सिविल के एडवोकेट हैं। इसमें से हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अपकमिंग लॉयर्स हैं, जो अभी लॉ कर रहे हैं, वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक सिविल का अच्छा एडवोकेट बनने के लिए किस तरीके की प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए या किस तरीके से हम एक अच्छे सिविल लॉयर बन सकते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो किसी भी जो भी आपका सीनियर हो वहाँ जो सिविल में प्रैक्टिस करता हो, सबसे पहले तो उनको अपना गुरु बनाना चाहिए, और जो अच्छी सिविल की उनकी प्रैक्टिस हो। दूसरा, जो केस लॉज है, सिविल के केस लॉज है, तो रोज रूलिंग आती है नई नई सुप्रीम कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की, जो है उनको रीडिंग, उनको उनको रीड करना चाहिए, और जो अपडेट रहना चाहिए मतलब। और सिविल लॉ, हिंदू लॉ जो मेन मुख्य है, सीपीसी है, हिंदू लॉ है, एविडेंस है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, मुस्लिम लॉ है, इनका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो अच्छा एक सिविल एडवोकेट बन सकता है मतलब। क्योंकि एडवोकेसी वैसे भी मतलब इसमें तो ताउम्र पढ़ते रहना चाहिए, जितना आप सीखोगे, क्योंकि यहाँ हर रोज कुछ न कुछ नया नई चीज सिखा के जाता है। तो मेरा 20 साल का अनुभव ये है जितना, और अभी मुझे तो अभी भी लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज भी कोई ना कोई नई चीज निकलती रहती है, कोई ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। तो इस तरह से आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जितनी आप रूलिंग्स पढ़ेंगे रोज, आप एक एक रूलिंग्स तो आप दिन की बनाई, लेकिन एक रूलिंग्स तुम्हें पढ़नी है। उस तरह से अच्छा एडवोकेट बन सकता है, अच्छी नॉलेज ले सकता हो। और आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बड़ा अच्छी हेल्प करता है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे भी जाके आप किसी भी टॉपिक पे जाके आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पहले का इंटरप्रिटेशन ये है कि देयर इज़ नो पीक इन एडवोकेसी, यानी हर दिन आप कुछ हाँ, सीखते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हर रोज़ नया कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जितना आप स्टडी करेंगे, जितना आप कानून पढ़ेंगे, जितना आप रूलिंग्स पढ़ेंगे, और सबसे मुख्य चीज़ कानून की एक ही चीज़ है कि जितना आप इंटरप्रिटेशन समझोगे, तो ये सारा खेल इंटरप्रिटेशन का ही है। कि क्योंकि यहाँ हमारे बड़े टफ वो वर्ड्स होते हैं, जितना अपन का इंटरप्रिटेशन समझ गए, वही है। सिंपल सा जैसे विल है, वसीयत है, वसीयत क्या है? अंतिम इच्छा, और अंतिम इच्छा जो है वो बदलती रहती है। इच्छा इच्छा पत्र है, विल का मतलब होता है इच्छा पत्र, और इच्छा कभी भी बदलती रहती है। इसलिए इसके ऊपर कोई बाउंडेशन ही नहीं है कि इच्छा, आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसको दूँ, कल कोई और आ गया मेरी सेवा-वेवा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे अपने बेटे को नहीं, किसी और को देना चाहिए। तो ये वही है, मतलब कॉमन है, एक मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि इच्छा है और इच्छा बदलती रहती है, इसलिए कोई लिमिटेशन नहीं है। और रजिस्ट्रेशन कराना भी इसलिए मैंडेटरी नहीं रखा गया, क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराना थोड़ी जाएगा। तो वो अगर एक साधारण पेपर पे लिख के भी चला जाता है, तो विटनेस उसके तो विटनेस के सामने, तो भी उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसका जो लीगल डिक्लेरेशन है, जो उसका प्रॉपर्टी का राइट है, वो आगे ट्रांसफर हो सकता है। कॉमन सेंस है, और जितना वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन है, जितना आप समझोगे उतना अच्छा आप लिख सकते हो, सीख सकते हो। बिल्कुल सर। काफ़ी अच्छे सजेशंस आते हैं और हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेंगे। और सर इसमें मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी, आप काफ़ी लंबे समय से कानून से आप जुड़े हुए हैं। आपकी नज़र में किस तरीके का ये प्लेटफ़ॉर्म है और इस तरीके के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये किस तरीके से हेल्प करते हैं एज़ एन एडवोकेट? लिटिगेशंस में जब आप जाते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो किस तरीके से इनसे आपको हेल्प मिलती है? मैम, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी मदद करते हैं, और आजकल तो मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, क्योंकि डिजिटल युग है, डिजिटल वो है, तो हर टॉपिक्स के ऊपर हर एडवोकेट का अपना ओपिनियन होता है। तो हम अधिक से अधिक एडवोकेट्स के ओपिनियन जान सकते हैं, जिस तरह से आप चैनल के ऊपर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर एडवोकेट के ओपिनियंस हैं, तो हम हर एडवोकेट के ओपिनियंस जो है उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब
तो इससे कानून उसमें सीखने में तो मदद मिलती है, साथ में हमारा जो है वो मार्केटिंग भी होती है कि हाँ, एक एडवोकेट है, उसको इतनी नॉलेज है। कोई पहले इस तरह का कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं हुआ करता था। अब इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स है, वो बताते हैं कि हाँ, एक एडवोकेट है, वो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए उनकी नॉलेज इस सब्जेक्ट पे ही है, तो और अदर जो लोग हैं वो उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, उनको जैसे आज विल वाला ही सब्जेक्ट है, तो विल के बारे में नॉलेज है, तो विल अगर लिखवानी है या कुछ करवाना है, ऐसे विल से रिलेटेड कुछ कराना है, तो वो आपके थ्रू या आपके चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एडवोकेट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी है। नॉलेज के हिसाब से भी, अर्निंग के हिसाब से भी, दोनों तरह से बेनिफिशियरी है। बिल्कुल सर, वी आर थैंकफुल सर, जब आए हम आपने टाइम स्पेयर किया, और हमारे व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, सर डेफिनेटली आंसर देंगे। एंड थैंक यू सो मच।